या फिर शाह, तीनों ही कुरान का पालन करने के लिए बाध्य हैं। नाइट कर्फ्यू में शादी रुकवाने वाले जिला मजिस्ट्रेट के खिलाफ मामला दर्ज, बदसलूकी के लिए माफी मांगी। खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले मुख्य समाचार। बीबीसी समाचार। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को एक चिट्ठी लिखकर कहा है कि कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में चीन भारत के साथ है। उन्होंने कहा कि महामारी से लड़ने के लिए चीन में बने सामान तेजी से भारत पहुंचाए जा रहे हैं। चीन के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत को दी जाने वाली जरूरी मदद जारी रखी जाएगी। बयान में कहा गया है कि कोरोना वायरस मानवता के लिए खतरा है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को साथ मिलकर समन्वय के साथ काम करना चाहिए। अमेरिका ने भारत में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर परामर्श जारी किया है, जिसमें भारत में मौजूद अपने नागरिकों से कहा गया है कि वे भारत जल्द से जल्द छोड़ दें। अमेरिका ने कहा है कि भारत में कोरोना संकट इतना ज्यादा गंभीर हो गया है कि मेडिकल सुविधाएं नाकाफी साबित हो रही हैं। हालांकि इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत को कोरोना संकट से निपटने के लिए कई स्तरों पर मदद करने की घोषणा की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि सभी राज्यों को उनके टीकाकरण के परफॉर्मेंस के आधार पर वैक्सीन दी जा रही है। गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमने 16 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन राज्यों को दी है, जिनमें से 15 करोड़ से ज्यादा डोज दिए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का दावा है कि 1 करोड़ से अधिक डोज अभी भी राज्यों के पास बचे हुए हैं। अगले 2 से 3 दिनों में कुछ लाख डोज और दिए जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि टीकाकरण की शुरुआत के बाद से ही राज्यों को उनकी क्षमता के मुताबिक वैक्सीन मुहैया कराई गई है। भारत में गुरुवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 3,79,257 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान 3,645 लोगों की मौत हुई है। इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कोरोना संक्रमण से ठीक हो गए हैं। गुरुवार को उन्हें दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स से छुट्टी दे दी गई। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को 19 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद एम्स में भर्ती कराया गया था। देश में प्रतिदिन बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा को रद्द कर दिया गया है। चारधाम यात्रा 14 मई से शुरू होने वाली थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने चारधाम यात्रा के रद्द होने की जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना संकट को देखते हुए चारों मंदिरों में केवल उनके पुजारी ही पूजा कर सकेंगे। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने कहा है कि उसने राज्य सरकारों को सप्लाई होने वाली कोवैक्सीन की कीमत को कम कर दिया है। भारत बायोटेक ने एक बयान जारी कर कहा कि अब राज्य सरकारों को वैक्सीन की एक डोज के लिए 400 रुपए देने होंगे। भारत बायोटेक ने पहले कहा था कि वो कोवैक्सीन की एक डोज राज्य सरकारों को 600 रुपए में, जबकि प्राइवेट अस्पतालों को 1200 रुपए में प्रदान करेगी। कंपनी ने ये कमी सिर्फ राज्य सरकारों के लिए की है और प्राइवेट अस्पतालों को अभी भी एक डोज के लिए 1200 रुपए का भुगतान करना होगा। बीबीसी समाचार। स्वागत है आपका दिन भर में। मेरा नाम है संदीप सोनी और आप हमें फेसबुक के साथ यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं और हमें आप तक पहुंचा रहे हैं रविशंकर कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग करने वाला हैशटैग हटाने पर फेसबुक की ओर से सफाई दी गई है। फेसबुक ने बुधवार को भारतीय प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग करने वाला हैशटैग अस्थायी रूप से ब्लॉक कर दिया था, लेकिन बाद में उसे बहाल कर दिया गया। bbchindi.com की खबर सुनिए सारिका सिंह से। फेसबुक ने सफाई में कहा है कि यह हैशटैग गलती से ब्लॉक हो गया था। हैशटैग रिजाइन मोदी फेसबुक पर कई घंटों तक के लिए ब्लॉक रहा। फेसबुक पर भारत के कई लोग कोविड-19 महामारी की भयावहता को लेकर पीएम मोदी से सवाल पूछ रहे हैं। इन्हीं सवालों के साथ हैशटैग रिजाइन मोदी चलाया जा रहा था।
मोदी सरकार की सोशल मीडिया पर कोविड-19 महामारी को लेकर की जा रही पोस्ट पर नजर है और ट्विटर से कई पोस्ट डिलीट भी करवाई गई है। हालांकि फेसबुक इस बात से इनकार कर रही है कि उसने भारत में असहमति की आवाज को दबाने के मकसद से ऐसा किया है, लेकिन पहले हैशटैग हटाने के लिए माफी मांगी है। फेसबुक के प्रवक्ता एंडी स्टोन ने पूरे मामले पर कहा है कि हमने गलती से इस हैशटैग को ब्लॉक कर दिया था। ऐसा हमने भारत सरकार के कहने पर नहीं किया था। बाद में हमने फिर हैशटैग रिजाइन मोदी को बहाल कर दिया। हाल के महीनों में मोदी सरकार ने फेसबुक, ट्विटर, अल्फाबेट और गूगल से किसान आंदोलन के समर्थन वाले कई कंटेंट हटाने के लिए कहा था। अब कोविड महामारी से भारत के लोग इलाज और सुविधाओं के बिना मर रहे हैं और इसे लेकर सरकार की आलोचना हो रही है। सरकार इस आलोचना से भी असहज है। इसी हफ्ते मोदी सरकार ने अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनियों को वैसी पोस्ट हटाने के लिए कहा था जिनमें कोविड महामारी के बढ़ते प्रकोप और सरकार की आलोचना वाली बात थी। मोदी सरकार पर आरोप लग रहा है कि वो सबसे बड़ी आबादी वाले लोकतंत्र में सेंसरशिप को बढ़ावा दे रही है। पूरे मामले पर सरकार ने आधिकारिक रूप से कहा है कि कुछ लोग समाज में अपनी पोस्ट से भगदड़ की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। हाल के महीनों में इन कंपनियों को कई मांगे माननी पड़ी है, जबकि कुछ मांगों को खारिज भी किया गया। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने तब रिपोर्ट किया था कि फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप के कर्मियों को धमकियां मिलने लगी थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक ने हेट स्पीच को लेकर मोदी सरकार से कोई टकराव ना लेने का रास्ता ढूंढते हुए अप्रत्याशित कदम उठाया था। हेट स्पीच को लेकर फेसबुक की एक नीति है, लेकिन हिंदुवादी संगठनों से जुड़ी सामग्री में इसी नीति का पालन ना करने का आरोप है। फेसबुक की पूर्व इंडियन पॉलिसी निदेशक अंकी दास ने बीजेपी की जीत पर खुशी जताई थी और विपक्ष का मजाक उड़ाया था। इसी हफ्ते बज़फीड न्यूज ने भारत में हैशटैग हटाने को लेकर एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। रिपोर्ट के अनुसार फेसबुक ने कुछ यूजर्स को बताया था कि हैशटैग रिजाइन मोदी वाली कुछ पोस्ट अस्थायी रूप से इसलिए हटाई गई क्योंकि ये नियमों के खिलाफ थी। इसी तरह पिछले साल अमेरिका में फेसबुक ने हैशटैग सेव द चिल्ड्रन हटाने के लिए माफी मांगी थी। इसी महीने 22 अप्रैल को भारत सरकार ने ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर कोविड-19 संबंधी कथित भड़काऊ सामग्री हटाने का आदेश दिया था। ट्विटर के एक प्रवक्ता ने स्पष्टीकरण दिया था कि कंपनी जायज कानूनी आग्रहों पर इस तरह की कार्रवाई करती है। इन पोस्ट में तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के आधिकारिक फेसबुक पेज से किए गए कुछ पोस्ट भी शामिल थे। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सरकार के इस निर्देश की कड़ी आलोचना की थी और कहा था कि सच सामने आने से मोदी सरकार घबरा गई है और सूचनाओं को नियंत्रित करना चाहती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर कहा था कि सरकार कोविड नियंत्रित करने के बजाय सच को नियंत्रित करने में लगी है। रिपोर्ट सुना रही थी सारिका सिंह। और इस बीच बीबीसी हिंदी के फेसबुक पन्ने पर इस रिपोर्ट को सुनकर मनोहर चमेली मनु लिखते हैं कि ऐसे कई मामले हैं जब फेसबुक सरकारों के सामने नतमस्तक हुआ। इससे पता चलता है कि सोशल मीडिया में असहमति की आवाज़ दबाई जा रही है। और आइए अब हम आपको सुनवाते हैं दिल्ली और पंजाब के स्वास्थ्य मंत्रियों की आवाज़ें, जिसे सुनकर आप बाकी राज्यों के हालात का भी अंदाज़ा लगा सकेंगे। पहले सुनिए पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू को। मुझे लगता है कि भी शायद वो हम उस टाइम पे स्टार्ट ना कर पाए। जेकर आज तक अभी तक कल हमारे पास 2 लाख आई थी, उससे पहले 1.5 लाख आई थी, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई इंटीमेशन नहीं है कि आज हमको कितनी मिले, कल कितनी मिल रही है। जेकर हमारे पास कम से कम भी 10 लाख वैक्सीन आएगी तब जाके हमारा ये काम स्टार्ट हो पाए। हम तो तैयार बैठे हैं, हमारी तो फौज तैयार बैठी है काम करने के लिए, लेकिन हमारे पास मटेरियल नहीं है। कमी वैक्सीन की। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू के बाद बारी है दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की। बीच बीच में जो आवाज़ें हैं वो हैं संवाददाताओं की, जो जानना चाहते थे कि दिल्ली में टीकाकरण की क्या तैयारी है। अभी वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन के लिए हमने कंपनी से रिक्वेस्ट की है। अभी जैसी वैक्सीन आती है तो आपको बताएंगे। कई राज्य हैं जो 1 मई से शुरू नहीं कर रहे हैं, तो क्या दिल्ली भी उसमें है जो नहीं कर सकते? अभी आपको 1-2 दिन बताते हैं, क्योंकि वैक्सीन तो सबसे इम्पोर्टेंट है ना। तैयारियां सारी हैं पर वैक्सीन होना जरूरी है। ये थे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि सभी राज्यों को उनके टीकाकरण के प्रदर्शन के आधार पर वैक्सीन दी जा रही है। तो आप भी कीजिए टीकाकरण के लिए अपनी बारी का इंतज़ार और तब तक कोरोना से बचकर रहिए, मास्क लगा कर रखिए। और बीबीसी संवाददाता शुभम किशोर की इस रिपोर्ट को ध्यान से सुनिए।
मैंने इस तरह के डरावने हालात इससे पहले कभी नहीं देखे थे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि हम लोग भारत की राजधानी में हैं। ये कहना था जयंत मल्होत्रा का। उन्होंने बीबीसी से बात करते हुए कहा, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है और वो जानवरों की तरह मर रहे हैं। जयंत मल्होत्रा दिल्ली के एक शमशान घाट में लोगों के अंतिम संस्कार में मदद करते हैं। दिल्ली के करीब करीब सारे अस्पताल कोरोना मरीज की रोज बढ़ती तादाद से जूझ रहे हैं। पिछले 2 हफ्तों में भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या में अप्रत्याशित उछाल देखा गया है। वहीं चीन, अमेरिका और यूरोप के कई देशों में इस दौरान कोरोना से मरने वालों की संख्या में कमी आई है। कई देश लॉकडाउन हटा रहे हैं। यूरोपियन यूनियन ने तो अमेरिका से आने वालों को इजाजत देने के सभी संकेत दिए हैं जिन्होंने कोरोना का टीका लगवा लिया है। लेकिन क्या भारत में कोरोना वायरस के कारण खराब होते हालात दुनिया भर के लिए भी एक बड़ी समस्या बन सकते हैं? इस साल फरवरी में रोजाना कोरोना संक्रमितों की संख्या करीब 12,000 थी और मरने वालों की कुछ 100। तब लोगों को उम्मीद हो गई थी कि भारत में कोरोना का सबसे बुरा दौर गुजर चुका है। लेकिन 17 अप्रैल के बाद से भारत में रोजाना 2 लाख से ज्यादा संक्रमण के मामले आ रहे हैं, जबकि पिछले साल सितंबर में जब कोरोना अपने पीक पर था तब भारत में रोजाना करीब 93,000 मामले आ रहे थे। बीबीसी के स्वास्थ्य और विज्ञान संवाददाता जेम्स गैलगर के अनुसार स्पष्ट है कि भारत संघर्ष कर रहा है। सामने जो डर सता रहा है वो मुझे उस समय की याद दिला रहा है जब कोरोना महामारी की शुरुआत हुई थी और लोगों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जेम्स कहते हैं कि पूरे मेडिकल केयर के बाद भी कोरोना जानलेवा हो सकता है, लेकिन जब अस्पतालों में भी जगह नहीं है तब वो लोग भी मारे जाते हैं जिनकी जिंदगी शायद बचाई जा सकती थी। दिल्ली में हालात ज्यादा खराब हैं। यहाँ एक भी आईसीयू का बेड खाली नहीं है। कई अस्पताल नए मरीजों को एडमिट करने से मना कर रहे हैं और कम से कम दिल्ली के 2 अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाने के कारण मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमितों के परिजन सोशल मीडिया पर लोगों से अस्पताल, बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर की गुहार लगा रहे हैं। कोरोना के टेस्ट करने वाले लैब्स की भी हालत बहुत खराब है, क्योंकि टेस्ट कराने वालों की संख्या रोजाना बढ़ रही है और इस कारण टेस्ट के नतीजे आने में कम से कम 3-4 दिन लग रहे हैं। शमशान घाट में शवों का आना लगा हुआ है। 2400 घंटे दाह संस्कार किए जा रहे हैं। अभी तक आधिकारिक रूप से भारत में मरने वालों की संख्या 92,000 है, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा आशंका है कि ये आंकड़े सही नहीं हैं और मरने वालों की संख्या इससे कहीं ज्यादा है। रिपोर्ट सुना रहे थे शुभम किशोर और बीबीसी हिंदी के फेसबुक पन्ने पर राजेश कुमार लिखते हैं कि जिस खबर को भारतीय मीडिया नहीं दिखाता, बीबीसी उसे जनता के सामने रखता है। धन्यवाद आपका। कार्यक्रम में आगे भारतीयों के लिए फाइजर वैक्सीन के मुद्दे पर चेतन भगत और कंगना रनौत सोशल मीडिया पर आमने सामने आए। इस खबर पर हम आएंगे। उससे पहले एक ऐसी खबर जो आपके आंखों के सामने से सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं गुजरी होगी, आपने कुछ पढ़ा देखा सुना होगा और आप भी उसे देखने के बाद सोचने पर मजबूर ज़रूर हुए होंगे। भारत के पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में पदस्थ जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर शैलेश कुमार यादव का 26 अप्रैल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ है और बहुत मुमकिन है कि आप में से कई लोगों ने इसे देखा भी होगा। 26 अप्रैल को अगरतला में एक डॉक्टर की बहन की शादी में जो कुछ हुआ उससे समूचा परिवार काफ़ी परेशान है। विवाह के दौरान कोरोना संबंधी पाबंदियों का हवाला देकर जिला मजिस्ट्रेट ने जिन तरीकों से विवाह को रुकवाया उसकी काफ़ी आलोचना हो रही है। इस खबर पर आगे बढ़ने से पहले आइए आपको सुनवाते हैं 26 अप्रैल के घटनाक्रम का एक अंश। आपको मालूम नहीं है, चले उठिए, उठो बाहर निकलो अभी, हमारे को जेल में जाओगे। बाहर निकलो, क्या तुम्हारा चल रहा है? तुम लोग जो काम कर रहे हो ना, अभी काउंट कर बोलो कितने हैं, चलो, वरना तुम भी जाओगे उसके साथ। चलो नहीं हूँ मैं सर, वो आ रहा है। तुम जो भी हो काउंट करके बोलो। आई एम ब्लडी योर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ओके? व्हाट इज योर नेम? तुम भी जाओगे उसके साथ। तुम लोग साले ब्लडी, यू ऑल आर हैंड इन ग्लव्स विद दिस पीपल। काउंट एंड टेल मी, दिस इज माय कमांड एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। काउंट। You people have forgotten your bloody foolish training. तो सुना आपने, ये तो हुई 26 अप्रैल की बात।
इस पूरी घटना पर डॉक्टर शुभ्रजीत देव ने बीबीसी से कहा कि उनका पूरा परिवार मानसिक रूप से परेशान है। उनकी छोटी बहन की शादी थी और इसके लिए उन्होंने जिला प्रशासन से बाकायदा अनुमति भी ली थी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उनके बुजुर्ग माता पिता और परिवार की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया। उन्होंने शादी को बंद करने के नाम पर मेहमानों पर लाठियां चलाई, भद्दी भाषा का उपयोग किया। ऐसा दावा है डॉक्टर शुभ्रजीत देव का। लेकिन शहर में नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से लागू होता है और शादी का कार्यक्रम उसके बाद भी चल रहा था। इस सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर शुभ्रजीत कहते हैं कि नाइट कर्फ्यू में अगर वहाँ त्रिपुरा में जहाँ की ये घटना है, अगरतला की वहाँ कोई शादी होती है तो प्रशासन की तरफ से वाहनों के लिए पास दिए जाते हैं जो पूरी रात के लिए मान्य होते हैं। शादी का मुहूर्त रात 11:30 बजे का था। जिला प्रशासन से किए गए आग्रह में इस बात का उल्लेख भी किया गया था, लेकिन इसके बाद भी डीएम आकर ऐसा तांडव करेंगे हमें पता नहीं था। ये थे डॉक्टर शुभ्रजीत के शब्द। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो कई लोगों ने कहा कि अगर कानून का उल्लंघन हुआ था तो वो लोगों को गिरफ्तार कर सकते थे, लेकिन इसके लिए गंदी भाषा का उपयोग और बुजुर्ग पंडित के साथ मारपीट बर्दाश्त नहीं की जा सकती। जाने माने गायक सोनू निगम ने भी डीएम के इस व्यवहार की निंदा की है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री तथा विपक्षी नेता माणिक सरकार ने इस घटना को अवांछित करार दिया है और जिला मजिस्ट्रेट के इस व्यवहार के लिए उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है। इस घटना को लेकर सत्ताधारी बीजेपी विधायक सुदीप रॉय बर्मन, आशीष कुमार साहा और सुशांत चौधरी ने राज्य के मुख्य सचिव मनोज कुमार को पत्र लिखकर डीएम को हटाने की मांग की है। सोशल मीडिया और प्रदेश के जाने माने लोगों द्वारा की जा रही कड़ी आलोचना के बाद डीएम ने माफ़ी मांग ली है। डीएम ने क्या कहा? उन्होंने कहा, मैंने नाइट कर्फ्यू की अवधि के दौरान जो भी कुछ किया वो लोगों के लाभ और भलाई के लिए किया था। मेरा इरादा किसी की भावनाओं को आहत या अपमानित करना नहीं था। इस बीच मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देव ने मुख्य सचिव मनोज कुमार को उन घटनाओं पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं और इसके साथ ही डीएम के खिलाफ डॉक्टर शुभ्रजीत ने भी एक मामला दर्ज करा दिया है। और जैसा कि इस खबर से पहले मैं जिक्र कर रहा था, भारतीयों के लिए फाइजर वैक्सीन के मुद्दे पर लेखक चेतन भगत और अदाकारा कंगना रनौत सोशल मीडिया पर आमने सामने नजर आए। दोनों की इस झड़प में कुछ अन्य जानी मानी हस्तियां भी शामिल हो गईं। bbchindi.com की खबर सुनिए सिंधु वासनी से। चेतन भगत ने बुधवार को ट्विटर पर वैक्सीन को लेकर कुछ ऐसा लिखा जिस पर सोशल मीडिया में काफी प्रतिक्रियाएं आईं। दरअसल 5 Point Someone, 2 States और हाफ गर्लफ्रेंड जैसी किताबों से युवाओं के बीच लोकप्रिय हुए लेखक ने भारत में फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन उपलब्ध न होने को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने इसके लिए एक के बाद एक कई ट्वीट करके भारत सरकार की आलोचना की थी। उन्होंने लिखा, फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन सबसे अच्छी हैं। दोनों ही दिसंबर 2020 से उपलब्ध थी, लेकिन इनमें से कोई भी भारत में नहीं है। क्यों? क्या हम लिस्ट के लायक नहीं हैं? क्या हम हथियार और रक्षा उपकरण विदेशों से नहीं खरीदते? क्या यह युद्ध जैसी स्थिति नहीं है? वैक्सीन के लिए सिर्फ यही का होना जरूरी क्यों है? उन्होंने अपने अगले ट्वीट में लिखा, सबसे अच्छी वैक्सीनों में से एक और ज्यादातर विकसित देशों में इस्तेमाल होने वाली फाइजर ने दिसंबर 2020 में भारत में इस्तेमाल के लिए अर्जी दी थी, लेकिन भारत ने उसे अपने यहाँ और अध्ययन करने को कहा। इसके बाद फाइजर ने 21 फरवरी को अपनी अर्जी वापस ले ली। सोचिए, अगर फाइजर को दिसंबर में ही मंजूरी मिल जाती तो कितनी जानें बचाई जा सकती थी। चेतन भगत की ये ट्वीट सोशल मीडिया में तेजी से सर्कुलेट होने लगे और इन पर तेजी से प्रतिक्रियाएं भी आने लगी। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने कुछ तथ्यों की ओर चेतन भगत का ध्यान आकर्षित किया। शौविक मजूमदार नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा, फाइजर चाहती थी कि भारत उस क्लॉज पर साइन कर दे जिससे ये किसी भी तरह के साइड इफेक्ट की जिम्मेदारी से दूर हो सके। इस पर भारत ने कंपनी से ब्रिजिंग ट्रायल के लिए कहा, जो अपने आप में सही फैसला था, लेकिन फाइजर ने इससे इनकार करते हुए अपनी अर्जी वापस ले ली। इसके अलावा फाइजर भारत के लिए बहुत महंगी थी और इसे बेहद कम तापमान पर स्टोर करना भी भारत के लिए मुश्किल होता। टी वेंकटेश ने लिखा, चेतन तारीखें तो सही है लेकिन कुछ तथ्य छूट गए हैं। फाइजर भारतीय आबादी पर ट्रायल
और उसका सेफ्टी डेटा साझा करने को तैयार नहीं थी। यही वजह थी कि उसे मंजूरी नहीं मिली और कंपनी को आखिरकार अपनी अर्जी वापस लेनी पड़ी। लिली ने एक मीडिया रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए ट्वीट किया, आपको कैसे पता कि अगर फाइजर अमेरिकी लोगों के लिए सुरक्षित है तो यह एशियाई और भारतीय आबादी के लिए भी सुरक्षित होगी। हर वैक्सीन को एक तय प्रक्रिया से गुजरना होता है, फाइजर को इसमें छूट क्यों मिले? इन सब के बीच बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत भी चेतन भगत से भिड़ गईं। उन्होंने ट्वीट किया, किसने कहा कि फाइजर बेस्ट है? मेरे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने फाइजर वैक्सीन लगवाई और उन्हें बुखार, शरीर में दर्द जैसी दिक्कतें हुई। आप सब भारत और भारतीयों से नफरत करना कब बंद करेंगे? हमारी वैक्सीन की मांग विदेशों में भी है। अभी हम आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, परजीवी बनना बंद कीजिए। हालांकि बायोफार्मा कंपनी बायोकॉन की प्रमुख किरण मजूमदार शॉ ने चेतन भगत के समर्थन में ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, मैं आपके ट्वीट में गुस्सा और निराशा देख सुन सकती हूँ। हम अपने ही अहंकार से पीड़ित हैं। इधर चेतन भगत लगातार अपना बचाव करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने नए ट्वीट में मीडिया रिपोर्ट के हवाले से अलग अलग वैक्सीन के प्रभाव की लिस्ट शेयर की और तंज भरे अंदाज में लिखा, मैं भला ये कहने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ कि भारत ने गलतियां की हैं। मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि कुछ अच्छी वैक्सीन है जो भारत में उपलब्ध नहीं है। मैं फैसलों पर सवाल उठाने की जरूरत कैसे कर सकता हूँ। कोई बात नहीं अगर लाखों भारतीय मर रहे हैं और बाकी दुनिया कोविड से उबर रही है। हम अब भी परफेक्ट हैं। अब 1 मई से 18 साल से अधिक और 45 साल से कम उम्र के लोग भी वैक्सीन लगवा सकेंगे। इस बीच कई राज्यों ने वैक्सीन की कमी की शिकायत भी की है। साथ ही एस्ट्राजेनेका सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की कीमतों पर बहस भी जारी है। सिंधुवासिनी, BBC, दिल्ली। और सिंधुवासिनी त्रिपाठी की इस रिपोर्ट और उससे पहले जो त्रिपुरा वाली खबर आप सुन रहे थे उसके संबंध में उसके आसपास BBC हिंदी के कई पाठकों ने, श्रोताओं ने अपनी टिप्पणियों से हमें अवगत कराया है। शंभू दयाल लिखते हैं कि BBC पक्षपाती है। साल 2010 से अब BBC निष्पक्ष नहीं रहा। मैं BBC को पिछले 32 साल से सुन रहा हूं। तो शंभू दयाल जी, ये भी बताइए कि आपको ऐसा क्यों लगता है और हमारी किस खबर से, किस रिपोर्टिंग से आपको ऐसा आभास होता है कि BBC पक्षपात करता है, ये भी बताइए। नितिन वर्मा साहब लिखते हैं कि संदीप सोनी जी, आजकल आप हम श्रोताओं की टिप्पणियों को कार्यक्रम में शामिल करने में कोताही कर रहे हैं। जी नहीं, कतई नहीं साहब, आपकी टिप्पणियों को हम शामिल नहीं करें, ऐसा कैसे हो सकता है? कभी कभार होता है कि हम कभी कम लेते हैं, कभी ज़्यादा लेते हैं, तो हमारी भी अपनी थोड़ी सीमाएं हो जाती हैं कभी कभी, लेकिन श्रोताओं के बिना तो ये कार्यक्रम संभव ही नहीं है। सुरेश प्रसाद लिखते हैं, पिछली बार राह चलते मजदूरों के ऊपर लाठियां बरसाने वाले कितने पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया? ये सवाल दाग रहे हैं। अशफाक हुसैन लिखते हैं कि शैलेश कुमार यादव ने अपना फर्ज निभाया है, भले ही उनका रवैया सख्त रहा हो, लेकिन कोरोना संक्रमण रोकने के लिए ऐसा रवैया बहुत ज़रूरी है। अशफाक हुसैन साहब को ये लगता है। और अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने देश के नेशनल टेलीविज़न को दिए इंटरव्यू में कई अहम मुद्दों पर विस्तार से बात की है। इसमें उन्होंने भारत का भी जिक्र किया है और उसके साथ अच्छे संबंधों की वकालत की है। bbchindi.com की खबर सुनिए प्रज्ञा सिंह से। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने देश के नेशनल टेलीविजन को दिए इंटरव्यू में कई अहम मुद्दों पर बात की है। इसमें उन्होंने भारत का भी नाम लिया और भारत से अच्छे संबंधों की वकालत की। कोरोना महामारी के कारण तेल से हासिल होने वाले राजस्व पर निर्भर सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह से प्रभावित हुई है। ऐसे में कहा जा रहा था कि अब तक सऊदी अरब इनकम टैक्स नहीं लगाता था, लेकिन आने वाले दिनों में लगा सकता है। लेकिन क्राउन प्रिंस ने इन अटकलों को खारिज कर दिया है। प्रिंस सलमान ने इंटरव्यू में कहा कि सऊदी अरब में इनकम टैक्स लागू करने की कोई योजना नहीं है। पिछले साल जुलाई महीने में सऊदी अरब ने अस्थायी रूप से वैट को 5% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। क्राउन प्रिंस ने संविधान को लेकर कहा कि कुरान ही संविधान है। उन्होंने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि हमारा संविधान कुरान है और अब भी है और ये आगे भी रहेगा हमेशा के लिए। शासन की बुनियादी व्यवस्था में भी यह दिखता है, चाहे सरकार हो या विधायिका के रूप में शुरा काउंसिल या फिर शाह, तीनों ही कुरान का पालन करने के लिए बाध्य हैं।
लेकिन सामाजिक और निजी मामलों में हम उन शर्तों को ही लागू करते हैं जिनके बारे में कुरान में स्पष्ट रूप से कहा गया है। हम बिना स्पष्ट व्याख्या के शरीयत के अनुसार सजा नहीं दे सकते। क्राउन प्रिंस ने ये भी कहा कि सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी अरामको के 1% शेयर को बेचने की बात चल रही है। पिछले महीने क्राउन प्रिंस ने घोषणा की थी कि पब्लिक प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप प्रोग्राम को मजबूती देने के लिए सऊदी अरब अगले 10 सालों में इतना खर्च करेगा कि पिछले 300 सालों में नहीं हुआ है। वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट को 3 गुना करने पर क्राउन प्रिंस ने कहा, हम इसे कम करने की योजना पर काम कर रहे हैं। वैट 3 गुना करना काफी मुश्किल फैसला था। ये मेरे लिए काफी पीड़ादायी फैसला था। हम नहीं चाहते हैं कि सऊदी के लोगों को किसी भी सूरत में मुश्किलों का सामना करना पड़े। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि 2 और कंपनियों के शेयर बेचे जाएंगे। कहा जाता है कि क्राउन प्रिंस से पहले अरामको के शेयर बेचने के बारे में सोचना भी मुश्किल था, लेकिन अब मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए ये सब कर रहे हैं। इस नीति को उनके विजन 2030 का हिस्सा भी बताया जा रहा है। कहा जा रहा था कि अमेरिका में ट्रंप के जाने के बाद सऊदी अरब की मध्य पूर्व में स्थिति कमजोर होगी और अमेरिका सऊदी के रिश्ते भी करवट लेंगे। क्राउन प्रिंस ने अपने इंटरव्यू में कहा कि अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन से 90% मुद्दों पर सहमत है। उन्होंने कहा कि जिन मुद्दों पर असहमति है उन पर साथ मिलकर काम किया जा रहा है। क्राउन प्रिंस ने कहा, जैसे हर परिवार में भाई सभी मुद्दों पर 100% सहमत नहीं होते हैं, वैसा ही सरकारों के साथ होता है। राष्ट्रपति बाइडेन ने यमन में सऊदी अरब के आक्रामक सैन्य कार्रवाई को मदद देना बंद कर दिया था। क्राउन प्रिंस ने कहा कि सऊदी अरब की आबादी लगातार बढ़ रही है और बढ़ती आबादी की जरूरतें पूरी करने के लिए केवल तेल का राजस्व काफी नहीं है। उन्होंने कहा कि विजन 2030 का बड़ा लक्ष्य यही है कि सऊदी की निर्भरता तेल के राजस्व पर से कम किया जाए। क्राउन प्रिंस ने अपने इंटरव्यू में भारत का भी नाम लिया। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब भारत से रिश्तों को मजबूत करने पर काम कर रहा है। प्रिंस सलमान ने कहा, 1950 के दशक में अमेरिकी अर्थव्यवस्था दुनिया की पूरी अर्थव्यवस्था का 50% थी, लेकिन अभी क्या स्थिति है? अब केवल 20% है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया की तस्वीर बदली। हम बाकी के रणनीतिक साझेदारों से रिश्ते मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। क्राउन प्रिंस ने कहा, हम अपने हितों के लिए विदेश संबंधों को मजबूत कर रहे हैं। यह बाकी के देशों और अंतर्राष्ट्रीय हित के लिए भी ठीक है। आखिरकार हर देश का अपना चुनाव होता है। हम पारस्परिक हितों का ध्यान रखते हैं। ईरान से रिश्तों को लेकर भी क्राउन प्रिंस ने खुलकर बोला। उन्होंने कहा, ईरान हमारा पड़ोसी मुल्क है। हम ईरान से अच्छा संबंध चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि ईरान के साथ रिश्ते जटिल बने। हम चाहते हैं कि दोनों देशों को एक दूसरे से फायदा हो। समस्या यह है कि हम नकारात्मकता के शिकार हैं। हम समस्या का समाधान चाहते हैं। हमें उम्मीद है कि ईरान के साथ अच्छे रिश्ते होंगे। रिपोर्ट सुना रही थी प्रज्ञा सिंह। और बीबीसी हिंदी के फेसबुक पन्ने पर कुलदीप सिंह जाखड़ साहब हमारी एक कमी बता रहे हैं। वो लिखते हैं कि बीबीसी में एक कमी तो आई है कि अब बीबीसी संवाददाता इतनी मेहनत नहीं करते। मैं 47 साल से सुन रहा हूँ। ऐसा कुलदीप सिंह जाखड़ साहब को लगता है। और बाकी श्रोताओं को क्या लगता है वो यहीं पर टिप्पणी करके बता सकते हैं, तो कुलदीप सिंह जाखड़ साहब को भी पता चल जाएगा कि बाकी श्रोता इस बारे में क्या सोचते हैं। राकेश दुबे साहब लिखते हैं कि बीबीसी ही एक ऐसा चैनल है जिसके रिपोर्टर जान जोखिम में डालकर निष्पक्ष समाचारों की प्रस्तुति देते हैं। देखिए साहब, कुलदीप सिंह जाखड़ और राकेश दुबे साहब दोनों आमने सामने हैं। आप ही तय करिए, बाकी हम तो अपनी मेहनत पूरी करेंगे। और इस बीच खबर आई है कि कोरोना महामारी के बढ़ते संकट के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 18 साल से ज़्यादा उम्र के सभी लोगों को अगले 3 महीनों में वैक्सीन देने का प्लान तैयार कर लिया गया है। उन्होंने एक ट्वीट किया है और उसमें लिखा है कि वैक्सीनेशन को लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग की है और 18 वर्ष से ज़्यादा उम्र के सभी लोगों को अगले 3 महीने में वैक्सीन देने की योजना तैयार कर ली गई है। बड़े लेवल पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाएंगे। जो भी वैक्सीन लेने के लिए योग्य हैं उन्हें ज़रूर आगे आना चाहिए। ये तो होगा वादा और दावा, कितना होगा सच देखना होगा आगे। दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला रविशंकर कुमार ने। संदीप सोनी को अब दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि।